सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हम लोग ये देखेंगे। तो विशेषताएं देखने के लिए, फीचर्स जानने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का हमें शुरू से जाना पड़ेगा, जब हमने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था और जो प्रेजेंट कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फीचर्स को जानने के लिए हम लोग सबसे पहली बार किसकी बात करेंगे? 1949 26 नवंबर 1949 को हम लोग इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमने अडॉप्ट करा तो उस समय कितने आर्टिकल्स थे हमारे पास? टोटल आर्टिकल्स कितने थे? 395। ठीक है। और प्रीएम्बल कितना था? एक ही था, एक प्रीएम्बल। ठीक। 395 आर्टिकल्स। ठीक। और 8 शेड्यूल्स। ठीक है। ठीक है। और ये 395 आर्टिकल्स कितने पार्ट्स में बटे हुए थे? 22 पार्ट्स में बटा हुआ था। ओके। अब ये चेंज होके क्या हो गया? एक प्रीएम्बल, ये सेम का सेम है, प्रीएम्बल तो एक ही होता है, ये प्रीएम्बल एक ही है। 395 आर्टिकल्स 465 आर्टिकल्स हो गए, मतलब 70 ऐड हुए। फाइनली 70 इंक्रीज्ड हैं, बहुत सारे सब्सट्रैक्ट भी हुए, बहुत सारे ऐड भी हुए। तो नेट कितना राइज हुआ है? 70। नेट इंक्रीज कितना हुआ है? वो है 70। वैसे बहुत सारे सब्सट्रैक्ट भी हुए, बहुत सारे ऐड भी हुए, तो नेट एडिशन कितना हो गया? 70 का, तो 465 आर्टिकल्स हो गया ये। ठीक है। और कितने पार्ट्स में? अब आर्टिकल्स बड़े हैं तो पार्ट्स भी बढ़ेगा, तो ये 22 से 25 पार्ट्स हो गया। ठीक है। अब ये 8 शेड्यूल है, ये कितना इंक्रीज हो गया? 4 और इंक्रीज हुआ शेड्यूल, टोटल कितना हो गए? 12 शेड्यूल हो गए। ये सिनेरियो है 2021 का, ये सिनेरियो है 2021 का। ठीक है। अब हमने जब बहुत सारे आर्टिकल्स को ऐड करा, सब्सट्रैक्ट करा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स था 1949 में वो बहुत चेंज हुआ। प्रेजेंटली सिनेरियो में, प्रेजेंटली कंडीशन में, प्रेजेंटली एरा में, 2021 में बहुत सारा फीचर्स नए आए, बहुत सारे फीचर्स को अल्टर चेंज करना पड़ गया, बहुत सारे फीचर्स को रिमूव करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अल्टीमेट क्या फीचर है, फाइनल क्या फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम लोग पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में। एक चीज और बता दूं कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था। उस केस का नाम बहुत फेमस है, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये आया था कि कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है। ये मैं वर्डिक्ट लिख देता हूं, वो क्या था? द कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट under article 368 cannot alter the basic structure of constitution। ठीक है। कि आप कितने भी अमेंडमेंट कर लेंगे, वो अपन देखेंगे भी कि हम कितनी भी अमेंडमेंट हो जाए, नए आर्टिकल्स को ऐड कर लिया, नए शेड्यूल को ऐड कर लिया, लेकिन हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो अल्टर नहीं होता है। ठीक है। तो हम अब देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट सैलेंट फीचर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
इज द लेंथीएस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन में से सबसे ज़्यादा लंबी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है और इससे भी बड़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इससे भी बड़ी है, ठीक है। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अनरिटन है, ठीक है। ये तो अनरिटन ही है, तो इससे तो बड़ी ही होगी, ये तो अनरिटन है एक कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है फर्स्ट सैलेंट फीचर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कि ये लेंथीएस्ट है तो क्या क्या इसमें एडेड है। तो 1951 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 20 आर्टिकल्स को डिलीट कर दिया गया, सब्सट्रैक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। कितने कॉन्स्टिट्यूशन को? 20 आर्टिकल्स को, 20 आर्टिकल्स को हटाया गया। प्लस और किसे हटाया गया? एक पार्ट 7 को हटाया गया। पार्ट 7 नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये याद रखना। इनको हटाया गया, ठीक है। और ऐड क्या किया गया? ये डिलीटेड है, यहां पे डिलीटेड लिखो। और ऐड क्या किया गया है? 90 आर्टिकल्स प्लस 4 पार्ट्स प्लस 4 शेड्यूल्स। शेड्यूल कौन कौन से? 9, 10, 11, 12, ठीक है। और पार्ट्स कौन कौन से ऐड हुए हैं? पार्ट्स ऐड हुए हैं 4A, 9A, 9B और 14A, ठीक है। ये ऐड हुए, ठीक है। अब अगर अपन देखें नेट, नेट हमारा क्या हो बन जाएगा? 90 आर्टिकल्स और 20 आर्टिकल्स, कितने बच गए नेट? 70 आर्टिकल्स जो 1949 में था उसमें ऐड होएगा, प्लस एक पार्ट डिलीटेड था और 4 पार्ट तुम्हारा ऐड अप है, तो कितना हो गया? 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स नेट हो गया। और 4 शेड्यूल, ये तो 0 शेड्यूल को डिलीट किया गया तो 4 शेड्यूल ऐड हो गया, तो कितना? 4 शेड्यूल को ऐड किया गया, तो टोटल कितना हो गया? 1949 में कितना था? 1949 में कितना था? 1949 में 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। तो 395 आर्टिकल्स प्लस 70, ये क्या बन जाएगा? प्लस 70, ये क्या बन जाएगा? 465 आर्टिकल्स। 3 पार्ट्स, पहले कितना? 22 पार्ट था, अब कितना हो जाएगा? ये 25 पार्ट, 3 ऐड हो गया प्लस 3 पार्ट्स ऐड हो गया। 4 शेड्यूल, पहले कितने? 8 शेड्यूल थे, अब क्या हो जाएगा? प्लस 4, 12 शेड्यूल, ठीक है। 12 शेड्यूल हो गया टोटल। इतनी बात आ गई समझ में? तो ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है और ये लेंथीएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट कौन है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स बोरोड। अगर सबसे ज़्यादा फीचर्स अगर बोरोड की गई है, सबसे ज़्यादा फीचर्स अगर कहीं से लिया गया है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो अब हम लोग देखेंगे फीचर्स बोरोड, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये एक कॉपी है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो एक कॉपी है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। बहुत लोग ये क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्रिटिसिज्म भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रिटिसिज्म में स्टेटमेंट्स होते हैं, अब यूपीएससी स्टेटमेंट देने लग गई है, ठीक है। तो इसमें सेकेंड फीचर है सोर्सेस ड्रॉन, कहाँ से सोर्सेस ली गई हैं, फीचर्स ली गई हैं। तो पहला है, अपन देखेंगे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने एक बड़ी बात कही थी कि रैंसैकिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, रैंसैकिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि इस दुनिया में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा है, लिखा है, और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया है। तो सभी स्टेटमेंट्स को भी देखना बहुत जरूरी है। रैंसैकिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय रैंसैकिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने ये कहा था। इसके बाद सबसे ज्यादा प्रोविजंस हमने कहां से लिया? सबसे ज्यादा प्रोविजंस हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्या क्या लिया है ये बताता हूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने लिया फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम, ठीक है। इसके बाद लिया हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का जो ऑफिस है वो कहां से, ये प्रोविजन, ये विशेषता जो हमने लाई है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ऑफिस ऑफ गवर्नर। तीसरा जुडिशियरी, जुडिशियरी हमने कहां से लाया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहां से लाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। चौथा पब्लिक सर्विस कमीशन कहां से लाया? पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ये सब कहां से आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पांचवा इमरजेंसी प्रोविजंस हम कहां से लाए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जो होते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, ये सब हमने कहां से लाया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स कह लो, ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम ली है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ली है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या लिया है ये देखेंगे अपन। सेकंड, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पहला पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, दूसरा रूल ऑफ लॉ, तीसरा लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर, मान लो कोई बिल पेश होता है, पहले लोकसभा में या राज्यसभा में आ सकता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो क्या किसको कहते हैं? लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर कहते हैं। कैसे बिल कहाँ पे जाएगा, फिर फाइनली असेंट के लिए जाएगा प्रेसिडेंट के पास, इसको क्या कहते हैं हम लोग? लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से लाया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है, ठीक है। फोर्थ, कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लाए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पांचवा सिंगल सिटीजनशिप, जैसे यूएस डबल सिटीजनशिप है, वहां पे एक नेशनल सिटीजनशिप होता है यूएस का, दूसरा जिस स्टेट में रह रहा है वो इंसान, जिस स्टेट में रह रहा है वो पर्सन, तो उसकी भी एक अलग सिटीजनशिप बनती है, स्टेट की भी सिटीजनशिप बनती है। तो कितना डुअल सिटीजनशिप हो गया एक देश का,
एक स्टेट का। अमेरिका में, इंडिया में बस एक सिटीजनशिप, जैसे मैं बिहार का हूँ तो मुझे बिहार का सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है, कि आवश्यकता नहीं है, इंडिया का सिटीजनशिप ही मान्य है। ठीक है, दो सिटीजनशिप नहीं बनता है। ठीक है, डोमिसाइल बनता है लेकिन सिटीजनशिप बस इंडिया का होता है। डोमिसाइल अलग है, सिटीजनशिप अलग है। सिटीजनशिप हमारा इंडिया का ही है, हमारा सिटीजनशिप बिहार का नहीं है। तो सिंगल सिटीजनशिप कहां से आया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, छठा, प्रेरोगेटिव रेट्स। प्रेरोगेटिव रेट्स, ठीक है, ये हम कहां से लाए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सातवां, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये कहां से लाया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आठवां, बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म मतलब डबल हाउस। बाईकैमरलिज्म मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ये कहां से लाए हम भाई? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो क्या क्या लाया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, बाईकैमरलिज्म। ठीक है, 8 चीजें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली। इसके बाद अपन अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। थर्ड, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से हमने लिया क्या? सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। ये क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, पहला। दूसरा क्या लिया हमने यहां से? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया हमने? यहीं से लिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फोर्थ, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अगर हमें इम्पीच करना है, हटाना है, तो ये कहां से लिया हमने? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। पांचवा, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो हमने ये कहां से लिया प्रोविजन? ये कहां से लिया फीचर? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये कहां से लिया है भाई? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे अपन। ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? तो आयरिश से पता ही है, डीपीएसपी लिया है, ये तो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी चीजें ली गई हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा क्या लिया गया? दूसरा क्या लिया गया? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। ठीक है, नॉमिनेशन और इलेक्शन अलग है। इलेक्शन हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, नॉमिनेशन आयरिश से लिया है। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टू राज्यसभा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना नॉमिनेशन और इलेक्शन में। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा हमने कहां से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा हमने कहां से लिया?
साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां से लिया, आयरिश से भाई। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। ये तीन चीजें ली हैं हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है हमारे यहाँ, जैसे यूएस में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, ठीक है। यूएस में डायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, लेकिन इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का। तो ये हमने कहाँ से लिया इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। इसके बाद चौथा पांचवा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया कि सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए। इंडिया में क्या है, सेंटर स्ट्रांग है, फेडरेशन फेडरेशन स्टेट्स क्या है, वीक है, और सेंटर क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है। तो हमारा कंट्री फेडरल तो है लेकिन सेंटर स्ट्रांग है। फेडरेशन में क्या होता है कि सेंटर स्टेट इक्वल इक्वल होते हैं, इक्वल मानते हैं। कुछ कुछ जैसे कि आप बहुत सारे कंट्रीज में देखोगे तो स्टेट्स के पास उतने ही राइट्स हैं जितने कि सेंटर के पास है। तो उनके पास क्या है, बिल्कुल इक्वलिटी इन फेडरेशन है। लेकिन हमारे यहाँ अनइक्वालिटी है और ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई है, सेंटर को दी गई है, सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, फेडरेशन विथ अ स्ट्रांग सेंटर, ये कहां से लिया हमने, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फेडरेशन विथ अ स्ट्रांग सेंटर, फेडरेशन विथ अ स्ट्रांग सेंटर, सेंटर हमारा स्ट्रांग रहेगा और स्टेट्स वीक रहेंगे, ठीक है। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने फीचर्स को बोरो किया है, फीचर्स को लिया है, ठीक है। फेडरेशन विथ अ स्ट्रांग सेंटर। दूसरा क्या लिया कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने, दूसरा लिया है वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, इन द सेंटर, ठीक है। रेसिड्यूरी पावर्स जो होंगे वो सेंटर्स के पास होंगे। बहुत सारे, जैसे कि एक यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है एक, और कंकरेंट लिस्ट होता है। कंकरेंट लिस्ट दोनों स्टेट और सेंटर के पास होता है। इन सब के बावजूद जो सब्जेक्ट्स जो तीनों लिस्ट में नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिड्यूरी लिस्ट। तो रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, उन लिस्ट पे लॉ कौन बनाएगा, तो उस लिस्ट पे लॉ बनाएगा सेंटर, यूनियन, ठीक है। इसलिए रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, ठीक है। तीसरा, तो वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर हमने कहां से लिया है, तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है। तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। अब देखो सेंटर में इसका तो कुछ, इसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का, गवर्नर का कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का है, हाई कोर्ट के जज का है, गवर्नर का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये किसके, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। और प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करता है, एड एंड एडवाइस कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि आप इनको गवर्नर बनाइए, तो प्रेसिडेंट को उनको बनाना ही पड़ेगा, उस व्यक्ति को गवर्नर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं कौन, गवर्नर। और प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस देते हैं, कौन आदेश देते हैं, एडवाइस एक एडवाइस ही होता है लेकिन वर्ड मतलब लेकिन अगर तुम गवर्नर के केस में, बहुत सारे केस में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं वही लोग अपॉइंट होते हैं। तो एक तरीके से ये आदेश को, ऑर्डर भी एक दिमाग में रख सकते हो, लेकिन कहेंगे अपन एडवाइस, ठीक है। तो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट अपॉइंट गवर्नर्स इन द स्टेट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। ठीक है, ये कहां से लिया हमने? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, फोर्थ, समझ में आ रहा है ना? स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, सेंटर लिखा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। सेंटर मतलब काउंसिल ऑफ, सेंटर को कौन चलाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चलाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे कौन काम करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर को, मतलब इनडायरेक्टली गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंटर। हो गया ना प्रूव? अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सेंटर कर लो, बात एक है। ठीक है, अब फोर्थ क्या है? हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या लिया है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब प्रेसिडेंट जो है बहुत सारे ऐसे बिल पे असेंट देने से पहले या फिर कोई क्रिमिनल केस पे वर्डिक्ट देने से पहले या किसी को पार्डन करना है या फिर किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना है तो सलाह मशवरा सुप्रीम कोर्ट की जज से ले सकता है, प्रेसिडेंट ले सकते हैं। तो ये कहां से आया? ये प्रोविजन, ये फीचर कहां से हमने बोरो करा है कि आप पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से, एडवाइस ले सकते हैं, वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को हमने बोरो किया है और वो बाइंडिंग नहीं होता, वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होता है, नॉन बाइंडिंग होता है। वो एडवाइस प्रेसिडेंट मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, लेकिन प्रेसिडेंट जब कहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज को वहां राष्ट्रपति भवन जाना होगा और वो एडवाइस देंगे उस केस पे। ठीक है, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया हमने? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, छठा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट अभी बताया मैंने, यूनियन लिस्ट होता है जो सेंटर के पास, स्टेट लिस्ट जो स्टेट के पास होता है, और उन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो यूनियन लिस्ट है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पे लॉ कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा, सेंटर बनाएगा। और स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। और जो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उस पे लॉ सेंटर और स्टेट दोनों बना सकता है। और जो ऐसा लॉ जो एक दूसरे को काउंटर करे तो उसमें जो सेंटर का जो लॉ होगा वो प्रिवेल कर जाएगा। सिंपल है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो ये चीजें हम कहाँ से लाए? कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट कहाँ से आया? तो वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया। ठीक है, अब आप देखेंगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड। दूसरा क्या है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ट्रेड करने की आजादी कहां से लाई हमने? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया। ठीक है, तीसरा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लाया? फ्रीडम ऑफ ट्रेड लाया। ये फीचर्स बोरो किया हमने। थर्ड कॉमर्स एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक, अब देखो ज्वाइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जिसपे कि एक सदन उस पे सहमत होता है, दूसरा सदन उस पे, एक हाउस उस पे सहमत होता है, दूसरा हाउस उस पे सहमत नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बिल्स होते हैं जिसमें मान लो लोकसभा सहमत है पर राज्यसभा सहमत नहीं है।
तो उस केस में क्या होगा कि ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुलाते हैं दोनों हाउसेस को, लोकसभा को भी बुलाते हैं और राज्यसभा को भी बुलाते हैं कि दोनों मिलके इस बिल पे बात करो, क्योंकि ये अगर देश के कोई भी बिल अगर इम्पोर्टेंट है और उस पर एक लोकसभा या राज्यसभा सहमत नहीं हो रहा है तो बिल पास नहीं होगा। बिल पास नहीं होगा तो वो एक्ट नहीं बनेगा बिल से, तो फिर वो उस बिल का फायदा किनको नहीं मिलेगा, देश के आम नागरिक को, आम जनता को नहीं मिलेगा। तो प्रेसिडेंट इस लॉस को से बचाने के लिए इस देश को प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को परमिशन आ, दोनों को ऑर्डर तो नहीं कह सकते लेकिन दोनों को ये कहते हैं कि आप दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ एक डेट रखते हैं, एक मीटिंग रखते हैं जिसमें दोनों हाउस, दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक जगह मिलके उस बिल पे चर्चा करते हैं और उस बिल पे हाँ अगर पास करना है तो पास होगा, नहीं पास करना है तो नहीं पास होगा, मतलब उस बिल पे फाइनल जजमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये कहां से लाया हमने, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये हमने कहां से लाया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तीसरा है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मान लो कोई बिल है, उस बिल पे एक सभा लोकसभा सहमत है, राज्यसभा सहमत नहीं है। ठीक है, तो वो बिल क्या होगा, पास हो नहीं पाएगा। अब बिल पास नहीं हो पाएगा तो बिल एक्ट नहीं बनेगा। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि दोनों सभाओं को, दोनों हाउसेस को एक मीटिंग बुलाते हैं, ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट सिटिंग होती है और उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि उस बिल को पास करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो वो बिल बिल जो है उस पर फाइनल जजमेंट हो जाता है कि पास होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वो अधर में नहीं रहता है वो बिल। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। और ये ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये कंसेप्ट कहां से आया, ये कंसेप्ट आया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये कहां से आए हम लोग, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हम लोग। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद हम लोग जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे कि वहां से हमने क्या लाया, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लाया है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेवेंथ जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से क्या क्या लिया हमने, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इमरजेंसी के समय इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहां से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट्स सारे खत्म हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, तो ये हमने कहां से लाया, ये प्रोविजन, ये फीचर्स हमने कहां से बोरो किया है, तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से किया है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये कहां से लिया हमने, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसके बाद हम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। सोवियत से हमने क्या क्या लिया, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। अब सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A 1976 में ये फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमने कहां से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। जो यूएसएसआर था, अभी प्रेजेंटली रशिया है, तो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया।
ठीक है। प्लस प्रियम्बल में जो हमारा प्रियम्बल है उसमें सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली जस्टिस मिले लोगों को, जस्टिस मिले लोगों को, जस्टिस टू पीपल, ये कहां से लिया हमने? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आई बात समझ में? ये हमने कहां से लिया है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो क्या क्या लिया हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से? फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, प्रियम्बल में क्या? सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली जस्टिस टू पीपल, ये हमने कहां से लिया? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। प्रियम्बल में देखो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जस्टिस मिले, ये हमने कहां से लिया? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जस्टिस, जस्टिस न्याय, न्याय, ये हमने कहां से लिया है? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। न्याय हमने कहां से लिया? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये जो तीन वर्ड है जो प्रियम्बल में है, ये हमने कहां से लिया है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग? तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया हमने? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ठीक है, ये चीज ले ली हमने। अब हम लोग साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। 10वां साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा हमने कहां से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, ये हमने कहां से लिया? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है, इलेक्शन और नॉमिनेशन में अंतर रखना। नॉमिनेशन मतलब आयरिश, इलेक्शन मतलब साउथ अफ्रीकन। मतलब इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, और अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 है, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट जो हम लोग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट, कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए कोई भी अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी मीन्स आर्टिकल 368। ठीक है, और सिंपल मेजोरिटी में तो 50% से ऊपर होना चाहिए। तो प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट, ये हमने कहां से लिया है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद जापानीज, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ। क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में
ड्यू लॉ है, हमारे यहाँ प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश बाय लॉ है, ठीक है। तो ये प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश बाय लॉ हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में विथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश बाय लॉ है, ठीक है। तो ये प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश बाय लॉ, ये प्रोविजन, ये फीचर हमने कहाँ से बोरो किया है, तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से किया है, ठीक है। आई बात समझ में। अब तीसरा फीचर, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन आती है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस में अगर छोटी से छोटी भी अगर लॉ में अमेंडमेंट करनी है आपको, तो आपको एक स्पेशल प्रोसीड्यूर को फॉलो करना होगा। और अगर अलग इसके जस्ट विपरीत देखें हम लोग, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत ही क्या है, फ्लेक्सिबल है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मतलब इसमें अगर ऑर्डिनरी लॉ भी है, बहुत ही सिंपल लॉ है, या फिर बहुत ही फंडामेंटल लॉ कह लो, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भी है, तो उसमें भी अगर चेंज करना है तो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से, आम मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा रिजिड है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या सोचा कि हम इन दोनों का सिंथेसिस ले लेंगे, इन दोनों का मिश्रण ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों का मिश्रण लिया गया, इन दोनों मिश्रण लेके हमने क्या बनाया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों का मिश्रण है। अब कैसे मिश्रण है, तो हमने आर्टिकल रिजिडिटी को कैसे रिप्रेजेंट करती है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 368 से। आर्टिकल 368 में दो तरीके से अमेंडमेंट होता है। पहला, आर्टिकल 368 में दो तरीके से अमेंडमेंट होता है। पहला, जिसमें कि सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी है, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स है। तो पहला क्या है, आर्टिकल 368 में दो प्रोविजंस है। आर्टिकल 368 में दो प्रोविजंस है। पहला कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 majority of the present and voting members of each house and more than 50% voting of total membership of that house। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो लोकसभा में 552 टोटल मेंबर्स हैं। मान लो लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं, कितने हैं 552। टोटल मेंबरशिप कितना है, टोटल मेंबरशिप कितना है लोकसभा का 552, और इसमें से प्रेजेंट मान लो 500 है, ठीक है। प्रेजेंट 500 है, प्रेजेंट कितना है बाबू, 500 है। अब ये क्या कह रहा है फर्स्ट प्रोविजन में कि 500 है, तो इसका हम क्या ले लेंगे, 2/3। पहले 2/3 लेंगे 500 का, 2/3 लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 1 6 और 6, तो ये कितना बन गया, 12 एक हाथ में, 13 एक हाथ में, 332 वोट है, ठीक है। तो ये 332 मान लो वोट पड़ गया, मतलब बीजेपी ने कोई बिल लाया सदन में, ठीक है, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, ठीक है, आर्टिकल 368 कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट बिल लाया। अब बीजेपी ने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस लॉ को अमेंड करना है, कोई एक्ट है उसको अमेंड करना है, या फिर कोई आर्टिकल है उसको अमेंड करना है। तो कितना मेंबर है लोकसभा का, 552, और प्रेजेंट कितने हैं, 500 है।
तो 2/3 पहले लेंगे तो 332। 332 अगर वोट मिल गया 500 में से, ठीक है, प्लस अब दूसरा क्या देखेंगे, 332 वोट तो मिल गया, प्लस 552 का 50% क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2, ये कितना है 276, 276। अब 332 जो है वो ग्रेटर देन 276 है, मतलब 50%, 50% भी 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा से ज्यादा है 332, मतलब कि ये पास हो गया, मतलब कि हाँ ये स्पेशल मेजोरिटी मिल गया, स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास हो गया, स्पेशल मेजोरिटी से वो अमेंडमेंट बिल पास हो गया लोकसभा से। वैसे ही राज्यसभा में भी अगर पास हो जाए तो वो अमेंडमेंट बिल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। आगे बात समझ में, ये तो पहला प्रोविजन है, आर्टिकल 368 का पहला प्रोविजन है। दूसरा प्रोविजन उनके लिए है, मान लो कोई स्टेट है, दूसरा प्रोविजन उनके लिए है, मान लो कोई स्टेट है और उस सेंट्रल लॉज के कारण उस सेंट्रल लॉ के कारण स्टेट पे भी इंफ्लुएंस पड़ेगा, स्टेट पे भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे जीएसटी है, जीएसटी जब पास किया गया तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ तो क्या ही गया, प्लस रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, 14 स्टेट से ऊपर जो स्टेट असेंबली है वहां पे उस बिल को पास किया गया, पारित किया गया, तब जाके जीएसटी बिल, जीएसटी एक्ट बना है। क्यों? क्योंकि उस जीएसटी के कारण जितने भी स्टेट्स थे उस पर प्रभाव पड़ा, जितने भी स्टेट्स थे उस पर प्रभाव पड़ रहा था। तो ये रेटिफिकेशन तब जरूरी होता है जब आपके सेंट्रल लॉ से स्टेट्स पे प्रभाव पड़े, स्टेट्स पे प्रभाव पड़े, स्टेट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर प्रभाव पड़े, उसको आप काउंटर कर रहे हो, तो रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स, मतलब कि इंडिया में 14 स्टेट से ज्यादा स्टेट की रेटिफिकेशन जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो पहला है, सेकंड में इसी में प्लस सेकंड वाला कह लो, ये तो पहला हो गया, इस सेकंड वाला में क्या करेंगे, ये बिल्कुल स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, हाफ स्टेट्स ऑफ कंट्री, ऑफ कंट्री, कितना 14 स्टेट से ज्यादा अगर रेटिफाई कर दिया इस बिल को तो वो बिल एक्ट बन जाएगा पूरे स्टेट के लिए, पूरे कंट्री के लिए, ठीक है। तो पूरे कंट्री और पूरे स्टेट के लिए वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा वो बिल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पहला स्पेशल मेजोरिटी, सेकंड क्या है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। सेकंड फीचर है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, मतलब फोर्थ फीचर ये है, फोर्थ फीचर है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ कहीं भी, फेडरेशन वर्ड हैज नो वेयर बीन यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बात ही खत्म। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल लॉज को भी रखा है। फॉर एग्जाम्पल फेडरल लॉज क्या क्या है, दो गवर्नमेंट है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है फेडरल, फेडरल सिस्टम का एक, फेडरल लॉज का ये भी एक फीचर होता है, फीचर्स ऑफ फेडरेशन होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है हमारे देश में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये तो फेडरेशन का जो फेडरल फीचर्स ऑफ द फेडरेशन है वो है, दो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। लेकिन हमारे देश में यूनिटरी या फिर नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट के भी फीचर्स हैं, उसके भी विशेषताएं हैं। वो क्या क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं? तो यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, ये देखो। सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप। फिर क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूएस में चले जाएंगे तो वहां दो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सेंट्रल का, एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहां दो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल का, एक नेशनल सुप्रीम कोर्ट, और एक स्टेट का सुप्रीम कोर्ट यूएस में। तो वहां पे जाहिर सी बात है डबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा फिर। लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और एक ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में। ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट प्लस ऑल इंडिया सर्विस, जो हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, ये तीन है। उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट तो है ही, प्लस इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है। मान लो हाई कोर्ट से हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ओवररूल कर सकता है। ठीक है, ये चीज यूएस में नहीं है। अगर स्टेट का, अगर कोई स्टेट सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट है, उसको ओवररूल सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट, सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा तब जाके वो वर्डिक्ट चेंज होगा, ऐसे वो चेंज नहीं होगा। तो यहां पे इंडिया में इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया और उससे क्या क्या हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं। तो आर्टिकल में इंडिया को डिस्क्राइब कैसे किया गया है? आर्टिकल 1 में इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, याद रखना, यूनियन है वर्ड। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन फेडरेशन, इसका मतलब है ये, इंडिया इज डिस्क्राइब एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है। ठीक है, हर स्टेट एक इंडिया है, ये कह लो। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये हुआ। दूसरा कि स्टेट्स को कोई अधिकार नहीं है कि वो इंडियन यूनियन से टूट के बिखर जाए या फिर अलग अपना कंट्री बनाए, ये उन्हें अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है। तो इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। दूसरा, स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू secede from the union। ठीक है,